गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बनावट उसकी देख ली थी, जिसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वलय और ब्रुश। ये हमने डायग्राम में भी चारों चीजें देख ली थी। क्षेत्र चुंबक एक नाल के आकार का चुंबक होता है। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली है जिसके ऊपर तार लपेटे हुए रहते हैं। सर्पी वलय, इन जो तार लपेटे हैं इन दोनों तारों के जो सिरे हैं नीचे एक वृत्ताकार वलय से जुड़े रहते हैं, जिनको अपन सर्पी वलय कहते हैं। और वो सर्पी वलय जो हैं वो तार के साथ साथ घूमते हैं। अगर कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ साथ वो घूमेंगे। ब्रुश जो है वो स्थिर रहते हैं, वो कुंडली के साथ नहीं घूमते और सर्पी वलय पर स्पर्श किए हुए रहते हैं। तो ये चारों चीजें अपन ने पढ़ ली थी। ये कार्बन की बनी होती हैं, धातु की पत्तियां, और जिनका एक सिरा सर्पी वलय पर स्पर्श रहता है और दूसरा सिरा बाहरी पथ से जुड़ा हुआ रहता है, जहां पे अपन जो हम विद्युत बना रहे हैं, जो अपन प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, उस प्रत्यावर्ती विद्युत को हम इकट्ठा करके बाहर अन्य कामों में यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये अपन ने डायग्राम देखा था। ये चुंबक है, क्षेत्र चुंबक, ये आयताकार कुंडली है, इसको हम घुमाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? जिसको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, हम इसको घुमाएंगे। अब घुमाएंगे तो होगा क्या, वो आप सोचिए। ये एक आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कुंडली है, ठीक है। इस आयताकार कुंडली को आपने, ये मान लो इधर दोनों चुंबक है, इधर का चुंबक का N सिरा है, इधर चुंबक का S सिरा है, तो N सिरे से क्षेत्र रेखाएं निकलकर S सिरे की ओर जाती हैं। ये अपन पढ़ चुके, ये अपन ने पढ़ा था ना कि चुंबक की क्षेत्र रेखाएं N सिरे से आकर S सिरे की ओर गति करती हैं, उनकी दिशा N से S की ओर है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके अंदर वो इस प्रकार से है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये, मैं जनरली आपको बताती हूँ, ये जब अपन सीधा सीधा चुंबक लेते हैं, अपन ने यहाँ जो नाल चुंबक ले रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो N से, यहाँ क्या है N और यहाँ क्या है S, N से S की ओर निकलते हैं। ये मान लो S सिरा है और ये N सिरा है, तो ये यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं कहाँ की ओर? दूसरे चुंबक की ओर, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जाती है सीधी, और उसके मध्य में कोई आयताकार कुंडली को अगर अपन घुमाएं, तो घुमाने की स्थिति में देखिए, ये आयताकार कुंडली है। अगर ये कुंडली इस प्रकार से है, तो इस आयताकार कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिकतम मात्रा में गुजरेंगी। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी, ठीक है। फिर हमने इसको क्या क्या घुमाया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, ये घूम रही है तो टेढ़ी होगी, ये थोड़ी सी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। और क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होने का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके जब ये इस पोजीशन में आ जाएगी, तो इस स्थिति में क्या इसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी या नहीं गुजरेंगी ना। ये जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको क्लियर बता दिया था, मैंने पानी का उदाहरण लेके भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। फिर इसको अपन धीरे धीरे सेम डायरेक्शन में घूम रही है, ये आधे चक्र में सेम डायरेक्शन में घूमेगी, इस प्रकार से घूम रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वापस फ्लक्स बढ़ेगा और इस पोजीशन में आते आते फ्लक्स का मान फिर मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। लेकिन अब कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये अपन चुंबकीय प्रेरण जब अपन ने पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो अपन ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था, टॉपिक याद है ना, कल परसों ही पढ़ा था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने क्या पढ़ा था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा बनती है। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था।
उसी पर आधारित है ये। तो फ्लक्स में देखिए, फ्लक्स में क्या हो रहा है, शुरू में तो फ्लक्स में कमी आ रही है, कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। अब क्या होगा, अब फ्लक्स बढ़ेगा धीरे धीरे और बढ़कर अधिकतम हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। इसमें जो तार लपेटा हुआ है उसमें धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है, लेकिन आधे चक्र के बाद धारा की दिशा क्या होगा, बदल जाएगी। धारा की दिशा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। प्रत्यावर्ती धारा ये होता है प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में आधे चक्र के लिए तो धारा धनात्मक होती है और दूसरे आधे चक्र के लिए धारा की दिशा बदल जाती है, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग था, इसकी जो क्रियाविधि थी वो चित्र के माध्यम से मैंने समझा दी। उसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। जब आर्मेचर मतलब आयताकार कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है, इसको हमने यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया, ठीक है ना, इसको घुमा रहे हैं, तो कुंडली ABCD से परितः चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। ये बात मैंने बता दी। जब ये घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यहां से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा यूं आ रही है। अब इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा से ज्यादा है, धीरे धीरे इसको घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है। अपन ये कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, जिससे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था। फैराडे ने बताया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, याद है ना आपके। ये देखिए ये आसपास ही है, ये रहा, इस घेरे में से इस ये जो राउंड है, इस राउंड में क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चुंबक को अपन गति करवाते हैं, सापेक्ष गति करवाते हैं, पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, तो क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी तो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये फैराडे नामक वैज्ञानिक ने पहले ही बता दिया था, उसी पर आधारित है ये। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत होता है। देखिए दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं इसको, पन्ने ये कुंडली है, इस कुंडली को अपन यूं घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, यूं ले लो, इसको ऐसे घुमा लो, तो बार बार क्या हो रहा है, ये देखो, ये लंबवत, ये समांतर, ये लंबवत, ये समांतर, इस प्रकार से कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत होता है। चूंकि प्रथम आधे चक्र में फ्लक्स की मात्रा घटती है, फ्लक्स की मात्रा कम होगी, इस प्रथम आधे घूर्णन में धारा की दिशा बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त होती है। बाह्य परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त। अपन इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। अगले आधे घूर्णन में वामावर्त हो जाती है, मतलब धारा की दिशा बदल जाती है। मैंने कहा था ना, प्रत्यावर्ती धारा में आप यही ध्यान रखोगे, आधे चक्र में दक्षिणावर्त, दूसरे आधे चक्र में वामावर्त, फिर तीसरे आधे चक्र में दक्षिणावर्त, चौथे आधे चक्र में फिर वामावर्त। इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी धारा में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जब आए तो आप ध्यान रखोगे, प्रत्येक आधे चक्र के पश्चात धारा की दिशा बदल जाती है। पहले आधे चक्र में अगर दक्षिणावर्त है तो दूसरे आधे चक्र में वामावर्त होगी। अर्थात प्रथम आधे चक्र में बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर, देखिए B1 से B2 की ओर, पहले आधे चक्र में धारा B1 से B2 की ओर, मान लो धारा यहाँ से आ रही है, यहाँ से धारा आके और यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक है ना, पहले आधे चक्र में। तो दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, B2 से B1, यहाँ से जाएगी धारा, यहाँ से निकलेगी और ऐसे प्रवाहित होगी और ऐसे जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो बाह्य परिपथ में मिलेगा, पहले आधे चक्र में तो धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रही थी और दूसरे आधे चक्र में धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो धारा की दिशा बदल गई ना। समझ में आ गया। तथा शेष आधे चक्र में B2 से B1 की ओर बहती है। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए है। प्रत्यावर्ती धारा में B1 से B2 आधे चक्र में और दूसरे आधे चक्र में B2 से B1। इस प्रकार आर्मेचर एक पूर्ण घूर्णन में निश्चित कालांतर के पश्चात, एक निश्चित कालांतर के पश्चात धारा की दिशा बदलती है तथा इस दौरान धारा का मान भी नियत रूप से बदलता है। ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मेन जो प्रत्यावर्ती धारा की मेन जो बात है वो यही है कि प्रत्येक आधे चक्र के पश्चात धारा की दिशा बदल जाएगी। ये बात आपको लिखनी अनिवार्य है। वैसे तो पूरा ही लिखना है, पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम कुंडली को घुमाएंगे, घुमाने पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा प्रेरित होती है। बात आपको लिखनी है। फिर हम ये एक बार समांतर, मतलब बार बार समांतर और लंबवत होती रहती है जब कुंडली को घुमाएंगे तो। और बाहरी परिपथ में आधे चक्र में धारा B1 से B2 की ओर और दूसरे आधे चक्र में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात एक निश्चित कालांतर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। ठीक है। और नियमित रूप से बदलने का मतलब क्या हुआ? पहले आधे चक्र में धनात्मक, दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक, फिर तीसरे आधे चक्र में धनात्मक, चौथे आधे चक्र में फिर ऋणात्मक, ऐसे। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अतः प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा उत्पन्न करने के लिए कुंडली को 1 सेकंड में 50 बार घुमाया जाता है। 1 सेकंड में कितनी बार घुमाया जाता है? 50 बार। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? इसी को अपन आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड कंपन की संख्या, प्रति सेकंड घूर्णन की संख्या, ये आवृत्ति कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न धारा का मान कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, घूर्णन वेग व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। देखो किस किस पर? फेरों की संख्या। फेरों की संख्या का मतलब है इस कुंडली के चारों तरफ अपने तार लपेटे थे ना, वो हमने कितनी बार लपेटे? 2 लपेटे लगाए हैं, 5 लगाए हैं या 10 लगाए हैं, उन पर निर्भर करेगी। कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल ये वाला लिया है या कुंडली का क्षेत्रफल ये वाला लिया है, ये क्षेत्रफल कम है, ये क्षेत्रफल ज्यादा है, इसमें क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, इसमें क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी इसके अंदर से। ठीक है ना? तो इस क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। दूसरा, घूर्णन वेग पर। हम इसको घुमा रहे हैं, जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं या धीरे धीरे घुमा रहे हैं, तो घूर्णन वेग पर भी निर्भर करेगी। जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो धारा का मान ज्यादा होगा, धीरे धीरे घुमाएंगे तो धारा का मान कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि हमने जो चुंबक ले रखे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावर वाले हैं या कम पावर वाले हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये आपका था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब आपका है दिष्ट धारा जनित्र, डीसी, इसको बोलते हैं डीसी। इसमें धारा नहीं बदलेगी, धारा की दिशा नहीं बदलेगी, समय के साथ धारा की दिशा नहीं बदलेगी। इसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन किया है। वही अपन कुंडली लेंगे, वही आयताकार, वही चुंबक लेंगे, वही आयताकार कुंडली लेंगे और नीचे थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे। जो हमने सर्पी वाले लगाया था उसकी जगह अपन कुछ और लगाएंगे। ठीक है? और प्रक्रिया सेम वही रहेगी, लेकिन इसमें धारा की दिशा नहीं बदलेगी। ये मूल अंतर है दोनों में, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में मूल अंतर यही है। अपन ने पीछे क्वेश्चन में इसके अंतर भी किए थे। ठीक है ना? तो उसमें दिष्ट धारा में सर्पी वाले लगे रहते हैं, इसमें कुछ और लगाएंगे, भी मैं बताऊंगी क्या है आगे। ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक आधे चक्र के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। दिष्ट धारा में प्रत्येक आधे चक्र के बाद धारा की दिशा नहीं बदलती। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये समानता होगी, वो भी क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा प्राप्त विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। ये देखो मेन चीज होगी। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और दिष्ट धारा जनरेटर में समानता क्या हो गई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, दोनों का यही काम है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा बदल जाती है समय के साथ, दिष्ट धारा में धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती। बनावट, इसकी बनावट भी प्रत्यावर्ती धारा जैसी ही है, अंतर केवल इतना है देखो कि दो सर्पी वलय के स्थान पर, जो सर्पी वलय हमने लगाए थे उनके स्थान पर उनके स्थान पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। विभक्त वलय मतलब अलग अलग, जो कुंडली के साथ नहीं घूमेंगे, ठीक है ना, दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। देखिए ये वाला, ये ऐसे, ठीक है ना, वही ब्रश लगी है B1 और B2, इसको बोलेंगे C1 और C2। दिक् परिवर्तक जो है वो वही आयताकार कुंडली ABCD, क्षेत्र चुंबक N और S, ठीक है, बाकी सेम है पूरा। आपको केवल यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यहाँ पर वही लोड लग रहा है जो अपन बाहर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। जो दिक् परिवर्तक मैंने बताया ये होता है कम्यूटेटर। इसको अपन C1 C2 के द्वारा व्यक्त करते हैं। सर्पी वलय को हमने S1 S2 के द्वारा व्यक्त किया था। क्लियर हो गया? तो ये डायग्राम में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसा का वैसा डायग्राम है। इसमें जो बनावट है वो भी सेम है, केवल आपको यहाँ एक परिवर्तन करना है, सर्पी वलय की जगह आपको कम्यूटेटर लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से ब्रश लग रही है। इसमें धातु की एक वलय लेते हैं जिसमें दो बराबर भाग C1 व C2 करते हैं। धातु की एक वलय ले ली, एक धातु की वलय ले ली, इस वलय को यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, टुकड़े कर लिए दो, ठीक है ना, जिन्हें कम्यूटेटर कहते हैं। आर्मेचर का एक सिरा कम्यूटेटर T1 C1 से, C1 के एक भाग से, और दूसरा सिरा कम्यूटेटर C2 के दूसरे भाग से जुड़ा होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जुड़ा है, इसके यहाँ जुड़ा है, ठीक है। एक C1 है, एक C2 है। C2 C2 लिख रखा है, एक C1 कर दो, एक C2 कर दो, ठीक है। बनावट इसकी सेम वही है, वही बनावट लिखोगे, केवल आप क्या लिखोगे, तीसरा बिंदु आपको अलग करना है। तीसरा सर्पी वलय आपको नहीं लिखना। सर्पी वलय की जगह देखो मैं आपको बता दूं, इसमें ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। सर्पी वलय की जगह आप क्या लिखोगे, कम्यूटेटर, यहाँ लिखोगे कम्यूटेटर, ठीक है। और ब्रश वही आएगी, ब्रश, इसको आपको नहीं बदलना, ब्रश को केवल C वाला बिंदु बदलोगे और उसकी जगह क्या लगा दोगे, कम्यूटेटर लगा दोगे, ये लगा दोगे। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, जिसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या लिखोगे, धातु की एक वलय लेते हैं जिसके दो बराबर भाग करते हैं, जिन्हें कम्यूटेटर कहते हैं। आर्मेचर का एक सिरा कम्यूटेटर C1 से, C1 के एक भाग से, और दूसरा सिरा कम्यूटेटर के दूसरे भाग से जुड़ा होता है। C1 व C2 दो कार्बन ब्रश B1 B2 को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर C वाले बिंदु में लिखोगे। तीसरा जो बिंदु है ना, सर्पी वलय वाला, सर्पी वलय को मत लिखना। सर्पी वलय की जगह आप क्या लिखोगे, कम्यूटेटर, हेडिंग डाल दोगे कम्यूटेटर। फिर उसके अंदर क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। धातु की एक वलय लेते हैं जिसमें दो बराबर भाग C1 C2 करते हैं, जिन्हें कम्यूटेटर कहते हैं। आर्मेचर का एक सिरा कम्यूटेटर C1 के भाग से, एक भाग से, और दूसरा सिरा कम्यूटेटर के दूसरे भाग से जुड़ा रहता है। ये यहाँ तक लिखोगे, तीसरा जो बिंदु है उसमें।
सर्पी वलय की जगह। समझ में आ गया। अब कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली लगभग सेम है, इसमें भी अपन कुंडली को घुमाएंगे। जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली से परितः चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने से प्रेरित धारा बहती है। ये उसमें भी था। इसमें ब्रुश B1 व B2 की स्थितियां इस प्रकार समायोजित की जाती है कि कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है, तो ठीक उसी समय इन ब्रुशों का संबंध कम्यूटेटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है। जब धारा की दिशा बदलती, क्योंकि धारा की दिशा इसमें अगर बदलेगी तो क्या होगा, ब्रुश की स्थिति बदल जाती है इसके, उसमें ब्रुश की स्थिति नहीं बदल रही थी। जैसे ही धारा की दिशा बदलेगी ठीक उसी समय ब्रुश की स्थितियां बदल जाती हैं, तो बाहरी परिपथ में जो धारा है वो नहीं बदलती। तो ये इसमें मूल चीज है, मेन जो बात है वो यही है कि B1 B2 को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जब कुंडली में धारा की दिशा बदले ठीक उसी समय ब्रुश की स्थितियां भी बदल जाती हैं। कम्यूटेटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है तथा बाह्य परिपथ में धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है, क्योंकि बाहरी परिपथ किससे जुड़ा हुआ है, B1 B2 से जुड़ा हुआ है। बाहरी परिपथ किससे जुड़ा हुआ है, B1 B2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें आप मेन चीज क्या है कि जैसे ही धारा की दिशा बदलती है ठीक उसी समय ब्रुशों का संबंध कम्यूटेटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है। तो क्या होगा, बाहरी परिपथ में धारा का मान समान होगा, धारा का मान नहीं बदलेगा। तो ये अपन कल पढ़ेंगे बाकी का। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।